रहे हैं पारस टीवी चैनल अहिंसा का जय घोष। आइए जनगणना के इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जमनालाल जी हपावत के साथ मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे कार्यक्रम का आगाज करें दीप प्रज्वलन के साथ। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो लोये सवसाहुनं, तैसो पंच नमोकारो सव पाप पडासनो, मंगलाणं च सवेसिं पढमं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो लोये सवसाहुनं, तैसो पंच नमोकारो सव पाप पडासनो, मंगलाणं च सवेसिं पढमं हवै मंगलम्। जनगणना के इस आयोजन के सरकार ने जो जनगणना का आयोजन किया है, इस आयोजन को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे द्वारा एक वीडियो बनाया गया है, जिसके माध्यम से आप समझ सकते हो कि जनगणना क्यों जरूरी है, कैसे जनगणना होने वाली है और हमारा सहभाग कैसा होना है चाहिए। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इंसान की एक नहीं कई पहचानें होती हैं। एक अपनी पहचान, एक परिवार की, एक समाज की और एक उससे भी बड़ी, जिस धारा से तुम आते हो, जिस दर्शन से तुम आते हो और जिस सभ्यता से तुम आते हो। जरा सोचो, अगर आपका नाम भी रहे, घर भी रहे, मंदिर भी रहे, समाज भी रहे, पर आपकी बड़ी पहचान सरकारी रिकॉर्ड्स में धुंधली पड़ जाए तो क्या बचेगा? अगर आप इसे इमोशनल अपील मान रहे हैं तो चलिए इसका रियलिटी चेक करते हैं। राजस्थान 14% जैनियों का घर, पर यहाँ 2001 की अपेक्षा 2011 में 28,000 जैन कम दर्ज हुए। मध्य प्रदेश की वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से 25% कम है और उत्तर प्रदेश की 44% कम। और बात सिर्फ नेशनल ग्रोथ की नहीं है। अब आप सोचे, क्या ग्राउंड रियलिटी सचमुच ऐसी है? जहां हमारे सैकड़ों तीर्थ क्षेत्र है, हजारों मंदिर हैं, व्यापारी परिवार है और समाज देश के कोने कोने में बसा है, वहां रिकॉर्ड में हमारी संख्या इतनी कम कैसे? और जब आंकड़े दिखाए कि 1961, 71 और 81 में ग्रोथ 20% से भी ऊपर थी, पर 1991 में अचानक 5% रह गई। फिर 2001 में उछाल आया और 2011 में करीब 5% आ गई। तो सवाल आबादी पर नहीं, गिनती पर उठता है। हम अक्सर मान लेते हैं सरकारी गिनती है तो सही ही होगी, लेकिन सच ये है सरकारी प्रक्रिया भी मानवीय प्रक्रिया है। हर मानवीय प्रक्रिया में चूक संभव है। ISJS जैसी स्वतंत्र संस्थाओं के शोध बताते हैं कि सेंसस 2011 में जैन जनसंख्या 60 से 90% कम दर्ज हुई। कई राज्यों में यह फर्क 2 से 3 गुने का भी हो सकता है। इसका एक बड़ा प्रैक्टिकल कारण समझिए, हमारे 1000 से ज्यादा सरनेम्स हैं और उसमें से कई धर्म नहीं बताते। पुराने प्रोसेस में अक्सर अधिकारी घर से सिर्फ मुख्य आंसर रजिस्टर में लिखकर चला जाता था और फॉर्म बाद में भरता था। सरनेम से धर्म साफ ना समझ आया और उसने एंट्री किसी और धर्म में कर दी। पर इसका ये मतलब नहीं कि हमें अपना सरनेम बदलना है। हमें सिर्फ सेंसस प्रक्रिया को समझकर अपनी पहचान सही दर्ज करानी है। हम चाहे दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, तेरापंथी, तारणपंथी, सोनगढ़ी, स्थानकवासी परंपरा से जुड़े हों। हमारी साधना की राहें भले अलग दिखे, लेकिन हमारे मूल मूल्य एक हैं: अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह। जैसे देश में कोई पंजाबी है, कोई राजस्थानी तो कोई तमिल, लेकिन पासपोर्ट पर
सबकी एक ही आइडेंटिटी है, भारतीय। और यही क्लैरिटी यहाँ भी जरूरी है। अक्सर लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, हम सब सनातन परंपरा का ही तो हिस्सा है, बस मार्ग अलग है। जैन परंपरा पूजा पद्धति का वेरिएशन नहीं, ये एक स्वतंत्र और प्राचीन दार्शनिक परंपरा है। विष्णु पुराण साक्षी है, हमारे देश का नाम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर पड़ा। इस पावन भूमि की परंपरा में अखंड भारत की नींव रखने वाले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन दीक्षा धारण कर वैराग्य और त्याग की अमर गाथा रच दी। सिर्फ परंपरा ही नहीं, कानूनी और संवैधानिक तौर पर भी हम अलग पहचान रखते हैं। भारत सरकार ने जैनों को नेशनल माइनॉरिटी माना है। सेंसस में जैन एक अलग धर्म के रूप में दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जैनिज्म को एक स्वतंत्र धर्म माना है। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, मान लो जमीन पर सब है, मंदिर, तीर्थ, संस्थाएं, लेकिन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में हम कम दिखे तो? अगर कागजों में हमारी संख्या कम दिखे तो हर बात के लिए जमीन पर ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, चाहे बात हेरिटेज प्रोटेक्शन की हो, मंदिरों के सपोर्ट की हो, भाषा और संस्कृति के संरक्षण की हो या इंस्टीट्यूशनल रिकॉग्निशन की हो। धर्म के आधार पर गिनती का जनगणना एकमात्र आधिकारिक राष्ट्रीय आंकड़ा है। इस बार यह पूरे 16 साल बाद हो रहा है। अगली बार ऐसा अवसर कब आएगा ये कोई नहीं जानता। यहाँ पहली बार हमें स्वगणना के माध्यम से मौका मिल रहा है कि अपनी सही जानकारी स्वयं भर सके। इस प्रक्रिया के 2 चरण हैं। पहले चरण में अप्रैल से सितंबर 2026 तक घरों की गिनती होगी, जिसमें 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर राज्य में पहले 15 दिन स्वगणना यानी सेल्फ एन्यूमरेशन का समय रहेगा। इसमें हम वेबसाइट पर जाकर अपनी जानकारी स्वयं भरकर स्वगणना आईडी ले सकते हैं। अगले 30 दिनों में जनगणना अधिकारी घर घर आएंगे, तब हम उनसे इस आईडी को ऑथेंटिकेट करा सकते हैं। बिना ऑथेंटिकेशन के ऑनलाइन एंट्री वैध नहीं मानी जाएगी। दूसरे चरण में लोगों की गिनती होगी, जिसमें धर्म, जाति, भाषा आदि के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर हमारा घर पहले चरण में लिस्ट नहीं हुआ तो हमारा घर दूसरे चरण में भी छूट सकता है। इसलिए हमें इस चरण में कोई गलती नहीं करनी है। यही वह समय है जब हमें हमारे समाज, अपने परिवार और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ कर दिखाना है। हमें सिर्फ अवेयर नहीं रहना, एक्टिव होना है। अपने घर से शुरुआत करनी है और आसपास के कम से कम 5 घरों तक सही सेंसस जानकारी पहुंचानी है। सपोर्ट इकोसिस्टम से जुड़े, वॉलंटियर, ट्रेनिंग, गाइडेंस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर मिस्ड कॉल या व्हाट्सएप करें। मंदिर और पंचकल्याणक तो एक पीढ़ी बना सकती है, पर परंपरा बचाना आसान नहीं होता, पीढ़ियां लग जाती है। इस बार सवाल सिर्फ ये नहीं कि तुम जैन हो, सवाल ये है कि आपकी वजह से कितने जैन सही गिने जाएं। इंसान की एक नहीं कई पहचानें होती हैं। एक अपनी पहचान, एक परिवार की, एक समाज की और एक उससे भी बड़ी, जिस धारा से तुम आते हो, जिस दर्शन से तुम आते हो और जिस सभ्यता से तुम आते हो। जरा सरकार प्रस्तावित है, सरकार किस तरह इसको रूबरू हो रही है, किस तरह इसको पहुंचा रही है। जनगणना के माध्यम से हमें जैन समाज को इसमें हमारा क्या रोल रहेगा, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मैं बता दूं कि हमें बड़े फख्र की बात है जैन समाज के लिए कि इस देश का नाम जो भारत नाम है, ये हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के प्रथम पुत्र भरत के नाम से, भरत चक्रवर्ती के नाम से भारत देश का नाम पड़ा है। लेकिन इस भारत में आज जैनों की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी कि आज हम सरकारी आंकड़ों में सिर्फ 45 लाख बचे हैं। हम 45 लाख है या सही में 45 लाख का आंकड़ा झूठा है, हमको इस पर समझना चाहिए। पिछली जनगणना में क्या गलतियां हुई थी, ये बहुत बड़ी बात है। जो सरकारी ऑफिसर जो जैन परिवार में आते थे, उन्होंने एक तो पहले हमारे समाज के लोगों ने गलतियां की कि हमने जैन के जाति के कॉलम में हिंदू लिख दिया, वहां पर हमारी गलतियां हुई। फिर कई सारे सरनेम हमारे ऐसे हैं कि वो सरनेम कई पंजाबी समुदाय से मिलते हैं, कई मराठी समुदाय से मिलते हैं, कई कन्नड़ समुदाय से मिलते हैं। तो जो एग्रीगेटर, जो सरकारी अधिकारी घर पर आते थे,
वो घर पर आने के बाद वो सिर्फ इनिशियल लिख लेते थे, बाकी जानकारी वो खुद भरते थे। और खुद भरने में उन्होंने सरनेम देख के उनको हिंदू में या पंजाबी में या कन्नड़ में या इसमें हर किसी में उन्होंने अलग अलग जगह डिवाइड कर दिया। और इस तरह से जैन समाज जो 2 करोड़ से भी ज्यादा माना जाता है वो 45 लाख में सिमट गया। इस 45 लाख की संख्या होने से जो परिणाम, जो तकलीफें हमको पिछले 15 वर्षों से हुई है, आज उसी की वजह से हम पूरा समाज देश भर में इसकी सरकारी योजनाओं से वंचित रहा है और बहुत सारे काम, बहुत सारी योजना आज समाज को नहीं मिल रही है। यह संख्या जो हमारी एक्चुअल संख्या है वो एक्चुअल संख्या हमारी आनी चाहिए, सबके सामने होनी चाहिए। इसलिए अब हमें जन जागरण करने की जरूरत है, पूरे देश को दिखाने की जरूरत है, पूरे विश्व में जैन कितने हैं, पूरे देश में कितने जैन हैं, ये एक्चुअल संख्या जब सामने आएगी तभी सरकार जैन समाज को उस हिसाब से योजनाएं भी बनाएगी, जैन समाज की उस हिसाब से एक मजबूती भी होगी, उस हिसाब से हम हमारा स्टेक भी मांग सकते हैं। हमारे आज पॉलिटिक्स में अगर देखें तो जैन समाज कहीं भी नहीं दिखता है, एक भी सांसद आज हमारा देश में लोकसभा में नहीं है। ये सब चीजें हमें, हमारा हक मिलना है तो हमें जैन का वहां पर जैन दिखना जरूरी है और हमारी संख्या दिखना जरूरी है। इसीलिए हम सभी को बेहद जरूरी कि हम इसमें पार्टिसिपेट करें, हम इसमें इन्वॉल्व हो। हम सर्वप्रथम चलेंगे, आज हमारे साथ में जो मुख्य वक्ता के रूप में जो हमारे साथ उपस्थित है सुनील जी जैन, आज सर्वप्रथम हम चलेंगे उनके पास। सुनील जी जैन जो पूर्व जनगणना अधिकारी रह चुके हैं, जिन्होंने 2013-14 में जो आर्थिक सर्वे हुआ था पूरे देश का, लगभग 12 लाख कर्मचारियों को इकट्ठा करके इन्होंने जो पूरे देश का आर्थिक सर्वे किया था, उसमें वे कमिश्नर थे, साथ में भारतीय सांख्यिकी सेवा में उन्होंने कई साल काम किया एडिशनल डायरेक्टर के पद में। उनको सही मायने में वो जानते हैं कि जनगणना कैसे होती है, कैसे उसका ड्राफ्ट बनाया जाता है, कैसे उसके पूरे कैलकुलेशंस होते हैं और कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो मैं चलूंगा सीधे सुनील जी जैन के पास और उनसे निवेदन करूंगा कि वे समाज को बताएं कि जनगणना कैसे होती है और हमें क्या करना चाहिए। जय जिनेंद्र। ये जनगणना जो है ये देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक जो है एक्सरसाइज है। इसमें जो है 37 लाख कर्मचारी काम में आएंगे। ये किसी भी आर्मी से बड़ी है। इसमें एक आर्मी ऑफ ऑफिसर्स चाहिए जिसके द्वारा जो है ये जनगणना कराई जाएगी। जैन धर्म का कि जैन धर्मियों की जो है हम गणना सही इसके लिए नहीं कर पाए क्योंकि 80% जैनी जो हैं वो शहर में रहते हैं तथा जब जब जो है इन्यूमरेटर घर पे आता है हम उन्हें सही जानकारी नहीं देते या उनके साथ समय नहीं बिताते। अब ये जो जनगणना जब हो रही है तो इसमें हम यही चाहेंगे कि है ना, आज जो है जैनी जो है सबसे ज़्यादा शिक्षित है और ये पहली बार ही मौका मिला है कि हम डिजिटली इसे कर रहे हैं। जैनी जो है कहती है कि शिक्षित है और आज की तारीख में आपके पास जो है मोड जो है डिजिटल है। तो डिजिटल होने के कारण हमारा ये पूरे समाज का कर्तव्य है कि सभी जैनी जो हैं ये डिजिटल जो है प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपनी जानकारी दें। ये 2 चरणों में किया जा रहा है। पहला चरण तो जो है इसमें मकान की अनुसूची बनाई जाएगी। सभी मकानों को पहले जो है हम लिस्ट बना लेंगे। मकानों में लिस्ट बनाने के साथ साथ हम मकान के मुखिया का नाम लिखेंगे। साथ साथ जो है हम ये भी देखेंगे कि है ना इस समय मकान में कितने सदस्य रहते हैं और कितने और कपल्स परिवार रहते हैं। इन सभी की जो है जानकारी जो है स्टेज 1 में कलेक्ट की जाएगी। इस स्टेज 1 के अंदर जो है ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से सितंबर तक होगा। इसके अंदर जो है सभी राज्यों के लिए 15 दिन का जो है शुरू वाला समय जो है सेल्फ इन्यूमरेशन के लिए दिया गया है। आप स्वयं जो है मोबाइल लीजिए। मोबाइल के अंदर जो है एक इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन ये है, सभी लिख लीजिए आप भी, और सभी जितने भी जो है आज है ना जो अभी काम जो हमारे इसमें भाग ले रहे हैं वह भी एक ट्राई करके देखें। se.census.gov.in को जो है एंटर करिए। se.census.gov.in को आप एंटर करिए। एंटर करने के बाद में जो है जो आपको मिलेगा उसके अंदर जो है आप ना जो है अपना फ़ोन नंबर लिखिए। फ़ोन नंबर के साथ साथ आपको OTP मिलेगा। ये एक प्लेटफॉर्म है आपके सेल्फ इन्यूमरेशन का। इसके द्वारा आप 33 जानकारी आप दे सकते हैं। जानकारी में जो जानकारियां हैं वो ये है, पहले कुछ परिवार के बारे में, परिवार में जो है कितने
उसका मुखिया कौन है, कुछ सदस्य कौन, इसमें सदस्य कितने हैं और कपल्स कितने इस मकान में रहते हैं, साथ साथ मकान की संरचना कैसी है, इसकी पुरानी दीवार किससे बनी हुई है, इसकी छत कैसे बनी हुई है, जमीन किस तरह बनी हुई है, इसकी जानकारी है। साथ साथ जो है हमारे यहाँ एमिनिटीज कौन कौन सी हैं मकान में, एमिनिटीज जैसे कि पानी है, पानी का स्रोत क्या है, उसके बाद में टॉयलेट का क्या सिस्टम है, बिजली का स्रोत क्या है, गैस का स्रोत क्या है, ये होगा। साथ साथ जो है उसमें जो हमारे परिवारजन है उसके पास असेट क्या है, साइकिल है, गाड़ी है, कंप्यूटर है, इंटरनेट, ये सुविधाएं हैं। लेकिन इसके अंदर धर्म के बारे में कहीं पे भी हम जानकारी इकट्ठी नहीं कर रहे हैं। इसका पर्पज यही है कि हम यहाँ पे पहले मकान की गणना कर रहे हैं, मकान की गणना के बाद में फरवरी 2027 में उस परिवार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से जानकारी इकट्ठी की जाएगी। उसमें उसकी शिक्षा के बारे में, उसके धर्म के बारे में, उसकी जाति के बारे में सारी जानकारियां इकट्ठी की जाएंगी। आज की तारीख में अगर ये मकान हमारा छूट जाता है तो संभवतः फरवरी 2027 में जब ये सेकंड स्टेज में किया जाएगा तो संभवतः छूट जाए। इसके लिए पहला तो हम ये सुनिश्चित कर लें कि हमारा मकान है, जितने भी जैनी भाई हैं अपने मकान को जो है डिजिटली डेटा एंट्री करके सुनिश्चित कर लें ताकि आपका मकान ना छूटे। उसके बाद के अंदर जो है जब फरवरी का माह 2027 आएगा तब भी मैं सभी इन पारस चैनल और सभी चैनलों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो है जनवरी से जो है इतना प्रचार प्रसार करें ताकि कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी जैनी जो है कह दिए कि इससे वंचित ना रहे। सभी जैनियों को अपना जो है डेटा भरना है। इस भरने के लिए जैसे ही अभी आपको पारस जी ने बताया कि ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे बारे में अगर लोगों को पता पड़ता है कि हम बहुत थोड़े हैं तो हमारे जो है मंदिर हैं, हमारे अधिकार हैं, सबके सब जो है बहुसंख्यकों को द्वारा ले लिए जाएंगे। हमें अपने अधिकारों को संरक्षित करने के लिए इन सभी के लिए हमें हमारी गिनती सुनिश्चित करनी है। आज हम कहते हैं हम 1 करोड़ हैं, लेकिन 1 करोड़ के लिए हमारे पास साक्ष्य चाहिए। ये जो है जनगणना हो रही है, इसका पर्पज यही है कि हम सभी के साक्ष्य इकट्ठे कर रहे हैं ताकि हम अगर सरकार से कहना हो कि हम 1 करोड़ हैं तो हम ये कहें कि हमारे पास 1 करोड़ आदमियों के नाम भी हैं, साथ साथ मोबाइल नंबर भी हैं। इन्हीं 1 करोड़ जनों ने जो है हमारे पास डेटा भी भर के दिया है। ये आज एक महत्वपूर्ण अवसर है। अगर आज हम चूक गए तो ये भविष्य में ये मौके नहीं मिलेंगे। अतः सभी से अनुरोध है कि वो इसको भरें। ये जो है जनसंख्या जो है इसका फायदे आपको बताए हैं। आज की तारीख में जो है सबसे पहले जैनियों की अस्मिता को जागृत करने की जरूरत है। अब जैनियों ने हर क्षेत्र में बहुत उत्तम कार्य किया है। जब देश में जरूरत पड़ी है, देश में जितना जैनी जो है देश प्रेमी है, जितना उसने अपने त्याग किए हैं उसका तो इतिहास भरा पड़ा है। अगर आप इतिहास को अगर देखें तो हम कहते हैं कि नॉर्थ में अगर आप देखते हैं तो दीवान टोडरमल का नाम आता है, जिन्होंने सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के सदस्यों को के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। उन्होंने जो है कह दिए कि जब गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्र जो हैं जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी को जो है कह दिए कि को मुसलमानों ने मार दिया था, तब इनके दफनाने के लिए जगह की जरूरत थी। तो जगह के लिए उधर के उधर मुगल राजा ने कहा था कि अगर आप हम उतनी जगह देंगे जितनी जगह पे आप सोने के सिक्के खड़े इकट्ठे कर देंगे। तो दीवान टोडरमल जो थे उन्होंने जो है अपनी सारी संपत्ति लगा के वो जमीन उपलब्ध करवाई। आज भी सिख जो है उनके प्रति कृतज्ञ है। अगर आप और देखें तो रानी लक्ष्मीबाई थी। रानी लक्ष्मीबाई जब झांसी और इनको हार चुकी थी और ग्वालियर पहुंची, तब उनके पास पैसे की सख्त जरूरत थी। तब जो है सेठ अमरचंद बाठिया जी थे, जैनी थे, उन्होंने जो है अपना सारा का सारा जो है धन लगाया। साथ साथ सिंधिया राजाओं को कहा कि आज रानी को पैसे की जरूरत है, इनके पास जो है लड़ाई के लिए पैसा नहीं है, इनको हमें सहायता देनी है। तो उन्होंने जी भर के पैसा दिया और रानी लक्ष्मीबाई जो है युद्ध कर सकी।
उसके बाद में अगर आप लेके चलें तो ना रानी अब्बक्का का नाम आता है। रानी अब्बक्का जो है कर्नाटक के कोस्टल एरिया की रानी थी। उसने जो है पुर्तगालियों से अपने राज्य की रक्षा करी। ये पहली है ना जो है हमारी वीमेन जो है वो कहती है कि स्वतंत्रता सेनानी है, जिस पे हमें गर्व होना चाहिए। रानी अब्बक्का जो है जैनी थी। उसने 1568 में पुर्तगाली जो जनरल था उसको मार भगाया। तो ये कह दिए कि ऐसे अगर आप स्टार्ट करें तो ना ये कह दिए कि ये पूरा का पूरा इतिहास जो है जैनियों के बलिदानों से भी भरा है। हमें अपने जैनी होने का फक्र करना चाहिए और जहाँ जहाँ पे भी हो हमें अपने धर्म के बारे में लिखना चाहिए। मेरा यही अनुरोध है कि हम लिखें। और अगर आप लिखें, अगर और भी पढ़ना चाहें तो ना ये अगर आप इतिहास को देखना चाहें तो एक पुस्तक लिखी गई है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, किंग्सले डेविस ने लिखी थी 1951 में, इंडिया और पाकिस्तान के पॉपुलेशन सेंसस के बारे में। उसमें जो है 1871 में जब पहला सेंसस किया गया, 1871 में तो कुछ डेटा से हमने इकट्ठा करा था। 1881 में एक्चुअल सेंसस किया गया। 1881 से लेके 1941 तक का जैनियों का डेटा अवेलेबल है। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि है ना जैनियों की गणना जो है वो प्रभावित होती है। कई सारे जैनी जो है अपने आप को हिंदू लिख देते हैं, लेकिन कितने लिखते हैं ये हमें देखना है। अगर आप है ना स्टार्ट करें तो आप पाएंगे कि है ना 10 में से 5 जैनी जो हैं उनको पता ही नहीं है कि मैं जैनी हूँ, मेरा धर्म जैनी है। अतः जो है ये सभी माध्यमों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि है ना हम हमारे जैन की अस्मिता बताएं कि हमारा जैनियों का इतिहास क्या है। हर जगह आप ये बताएं कि है ना जब राम हुए थे तो हमारे मुनि सुरवतनाथ भगवान हुए थे, जब कृष्ण हुए थे तो हमारे भगवान नेमिनाथ भगवान हुए थे। तो अगर आप है ना इस तरीके से बताएंगे कि है ना हमारा भी जो है एक गौरवपूर्ण इतिहास है और हमें अपने आप को जैन लिख के फक्र महसूस करना चाहिए। हम हर बार सोचते हैं कि हम जैन हैं तो है ना कहीं ऐसा कोई नेगेटिव तो नहीं, हम हिंदू लिख देते हैं। हमें मानना चाहिए कि हम जैनी हैं, हम सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा समाज है और सबसे ज़्यादा शिक्षित हैं, संपन्न हैं। और हमारा जो इतिहास भी है गौरव से बड़ा इतिहास है। हमारे बलिदान है वो भी, अगर राणा प्रताप को भी देखो तो राणा प्रताप की भी सहायता भामा शाह ने करी। भामा शाह भी जैन थे। आज की तारीख में हर इतिहास को अगर आप देखोगे तो एक जैन के बलिदान की कहानी है। तो मेरा यही है कि हम अपने आप को जो है जैनी लिखें और इस समय जो है कह दिए कि जो एक्सरसाइज है उसमें सहायता करें। और इन्हीं सब प्रकार जो पारस चैनल और सभी चैनलों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि है ना जो है अभी जो ये जो अभी हमारा जो इसका स्टेज 1 चल रहा है जो अप्रैल से लेकर सितंबर तक है, इसके अंदर जितना प्रचार कर सकें ताकि लोग बाग डिजिटली एंट्री करें और है ना जो है अपने डेटा को कंप्लीट करें। उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेज आएगा उसके अंदर भी सभी चैनलों को से रिक्वेस्ट है कि वो इसमें जो है अपनी भागीदारी दें और सारे जैनों का डेटा इकट्ठा करें। इस जैन जनगणना में जो है श्वेतांबर, दिगंबर, स्थानकवासी और सभी 13 पंथी जितने भी पंथ हैं हमारे, सभी को मिलजुल के साथ लिख के चलना है। ये हमारे आज जो है अगर आज हम नहीं कर पाए तो हमारा जो है कहती है कि शिखर जी बच नहीं पाएगा, हमारा गिरनार जी ऑलरेडी जा चुका है। हमें अगर हमारे धर्म की रक्षा करनी है और हमारे धर्म का विकास करना है तो इसके लिए बहुत जरूरी है आज हम ये कहती है कि माइनॉरिटी के अंदर हम आ चुके हैं। एक माइनॉरिटी का फायदा भी हम तभी उठा सकते हैं जब हमारी गिनती ठीक हो। सिख हैं, पारसी हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, ये सभी जने जो हैं कह दिए माइनॉरिटी के जितने फायदे हैं उनको ले रहे हैं। हम इसमें वंचित रह रहे हैं। आज की तारीख में जो है हम हमारे जो करीब 2 लाख के करीब जो है हमारे पिछड़े जैनी हैं उनकी सहायता करें और इनको भी जो है इन सभी जो लाभ जो अवेलेबल हैं माइनॉरिटीज वाले उनसे अवगत कराएं ताकि इनका भी उत्थान हो पाए। जय जिनेंद्र। गिना जाए, सही जैन लिखा जाए। आज का हमारा उद्देश्य है हर जैन गिना जाए और सही जैन लिखा जाए। हम उनको हर समाज के हर व्यक्ति को ध्यान रखना है कि हमें सही तरीके से हमारी जानकारी देनी है। आइए चलते हैं। मैं थोड़ी सी एक जानकारी और दे दूं कि पिछले 8 दिनों से मैं देख रहा हूँ जब से जनगणना शुरू हुई है तो सोशल मीडिया पे एक पोस्ट आ रही है कि आपको 8वें कॉलम पे लिखना है, 9वें कॉलम पे लिखना है, 10वें कॉलम पे लिखना है। ये सारा बेबाक है। ये सारी
मैं इसे फालतू कहूंगा, ये कुछ भी ऐसा फॉर्म ही नहीं है हमारे पास, सरकार के पास ऐसा कोई फॉर्म ही नहीं है। खाली शुरुआत में 33 सवालों के जवाब पूछे गए, जिसमें जाति आधारित सिर्फ एक ही प्रश्न है और उसमें एक ही ऑप्शन है, जिसकी जानकारी आपको आने वाले समय में हमारे अगले वक्ता देंगे। हम चलते हैं सीधा ललित जी गांधी की ओर, जो अध्यक्ष है महाराष्ट्र आर्थिक जैन विकास महामंडल के, जिन्हें महाराष्ट्र में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, ऐसे हमारे ललित जी गांधी। जय जनेन्द्र। धन्यवाद पारस जी। आदरणीय सुनील जी ने बहुत ही उपयुक्त जानकारी अभी अपने वक्तव्य में हम सबको दी है, और आप भी पिछले काफ़ी लंबे समय से हम सब लोग जनगणना के विषय पर जैन समाज में जन जागरण लाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और ये अभी जनगणना शुरू होने के बाद इसका ये जो पहला प्रयास है, ये बहुत ही उपयुक्त और महत्वपूर्ण रहेगा, इसका मुझे विश्वास है। हमने तीनों संस्थाओं ने मिलकर जो एक बुकलेट इसका PDF प्रकाशित किया है, उसमें इन सारी बातों की विस्तार से जानकारी देने का प्रयास किया है। तो मुझे विश्वास है वो पढ़ने के बाद कोई और क्वेश्चन किसी का रहेगा नहीं। और जैसा सुनील जी ने कहा कि पहले चरण में हमारा एक पूरा लिविंग स्टाइल जो है, उसका कैटेगरी जो है, उसका सारा डाटा हमें भरने का है डिजिटली फॉर्मेट में। और अगले चरण में अपना बाकी उसका जातिगत बाइफर्केशन, रिलीजियस बाइफर्केशन, ये अगले चरण के जानकारी में होगा। 2011 के बाद, ये लगभग 16 साल के बाद ये माइनॉरिटी नहीं कहूँगा, पूरी सेंसस हो रहा है। तो इसका माइनॉरिटी स्टेटस मिलने के बाद जैन समाज के लिए जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए, जैसे सुनील जी ने चिंता व्यक्त की कि हमारे समाज के जरूरतमंद लोगों को उस मात्रा में लाभ नहीं मिलते हैं जिस मात्रा में लाभ मिलने चाहिए। 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर जब हमें ये माइनॉरिटी का स्टेटस मिला, उस समय से मैं लगातार ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन के माध्यम से पूरे भारत का भ्रमण किया, नॉर्थ ईस्ट से लगाकर नीचे केरल तक और गुजरात से लगाकर आसाम तक सभी राज्यों में। और भारत के जैन समाज की जो स्थिति है वो सर्वसामान्य रूप से राजनीतिक या आधिकारिक क्षेत्र में जो एक परसेप्शन है उससे काफी विपरीत है। एक जैन समाज का परसेप्शन है हम हाईएस्ट टैक्स पेयर है, वो है हाईएस्ट टैक्स पेयर, और टैक्स भरने वाले लोग कितने हैं वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हम हाईएस्ट दान भी देते हैं, बट दान देने वाले लोग कितने हैं। तो एक परसेप्शन है कि सारे जैन अमीर है, ऐसी वास्तविकता नहीं है। कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ जैन परिवार के लोग खेती में मजदूरी करते हैं, दूसरों के खेती में। मैं जिस जिले से आता हूँ उस कोल्हापुर जिले में 3.5 लाख जैन पॉपुलेशन है, उसमें से 2 लाख से अधिक लोग अलग अलग तरीके से खेती में काम करने वाले परिवार से बिलोंग करते हैं। उनकी स्थिति देखेंगे तो हम विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ये भी जैन परिवार के लोग हैं। ऐसी स्थिति कोल्हापुर, सांगली, बेलगांव आदि जगह पर है। तो इन 12-13 सालों में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, एक नेशनल एवरेज हम निकालते हैं तो 30% जैन पॉपुलेशन ऐसा है जिसे किसी न किसी तरह के सहयोग की जरूरत है। तो अभी हमें जो एक 12-13 साल की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा बेनिफिट हम जो ले पाए हैं वो एजुकेशन स्कॉलरशिप में। तो जो हमारा माइनॉरिटी में जो स्टेक है वो अभी के टोटल माइनॉरिटी का जो पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के आधार पे गिना जाता है, उसमें हम 45 लाख है, और टोटल माइनॉरिटी में वो परसेंट है 2%। तो जितना भी गवर्नमेंट का फंड एलोकेशन है हमारे लिए 2% फंड आता है। तो वो 2% फंड से इन 10 सालों में हमारे लिए फंड का एलोकेशन हो रहा था करीब करीब 170 करोड़। लेकिन हमने कई कम्युनिटी का जो अनयूटिलाइज फंड था वो पूल करके इन 10 सालों में जैन समाज के छात्रों को 700 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दिलाने में सफलता पाई है। यही अगर इस बार सेंसस हम, जैसा कि गाइडलाइन सुनील जी ने कहा या पारस जी बता रहे हैं, हम एक बुकलेट जो प्रकाशित किया है उस आधार से अगर प्रॉपर सेंसस आएगा तो जो मेरा आकलन जैन समाज के संघों की व्यवस्था के माध्यम से किया हुआ है कि भारत में जैन समाज का पॉपुलेशन 2 करोड़ के आसपास है, वो ये सेंसस के बाद ऑफिशियली रिकॉर्ड पे आएगा। उसके लिए हम सबको मेहनत करनी है। जिन्होंने भी ये सारा बीड़ा उठाया है सबको मिलकर एक कंसोर्टियम जैसा करके यूनानिमस एफर्ट्स करने की आवश्यकता है, और इसका एक प्रॉपर प्रचार प्रसार हर संघ स्तर पर हो,
समाज के लोगों में हम कहने के लिए तो हाईएस्ट लिटरेट है, बट टेक्नोलॉजी में हमारा अधिकांश समाज आज भी उतना अवेयर नहीं है जितना होना चाहिए। तो नया जनरेशन अवेयर है, पुराना हमारे जनरेशन के लोग जो है वो अभी भी टेक्नोलॉजी से उतने अवेयर नहीं है जितने होने अपेक्षित है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमें डाटा प्रॉपरली फीड करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास है, क्योंकि हम संख्या में कम है लेकिन पूरे भारत में बिखरे हुए हैं। तो ये पूरे भारत में ये नेटवर्क प्रॉपर एस्टेब्लिश करके टेक्नोलॉजी का उचित उपयोग करके इसे प्रॉपर अगर हम करेंगे तो आज जो गवर्नमेंट का बजटरी प्रोविजन में हमारे लिए एलोकेशन होता है जो 45 लाख के आधार पे होता है, और अगर वो सही फिगर रिकॉर्ड पे आएगी तो सीधा 4 गुना बढ़ेगा। अभी हमारे लिए टोटल अलग अलग स्कीम से मिलाकर सेंट्रल गवर्नमेंट का एलोकेशन 300 करोड़ के आसपास आता है, वो सीधा 1200 करोड़ होगा। मतलब एक हमारा एफर्ट अगर हम सिस्टमेटिकली सक्सेसफुली कर पाए तो सीधा 1000 करोड़ का एडिशनल बेनिफिट नेशनल लेवल पे होगा, और हर स्टेट में जैसे बजट है वही रिफ्लेक्शन स्टेट के बजट में भी आएगा। तो पूरे भारत के स्टेट गवर्नमेंट्स का जो बजट है वो भी करीब करीब 10,000 करोड़ से अधिक है। तो ये 10,000 करोड़ में हमारा हिस्सा आज जो 200 करोड़ के आसपास आता है वो सीधा 1000 करोड़ तक चला जाएगा। तो एक हमारा सेंसस प्रॉपरली करने से हमारे लिए 2000 करोड़ का एडिशनल फंड एलोकेशन ऑफिशियली गवर्नमेंट के बजट प्रोविजन में हो सकता है। इसका इंपॉर्टेंस समझना बहुत जरूरी है, और बाकी इसके बेनिफिट बहुत सारे हैं। जैसे सुनील जी ने हमारे इतिहास की हमारे धरोहर बताई, हमारे गौरवशाली लोगों के नाम बताए। आज कई तरह के कंट्रोवर्सीज महाराष्ट्र में भी अभी 2-3 विषयों पर चल रहे हैं। मैं उस विषय में ज़्यादा अभी जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि आज का वो टॉपिक नहीं है। लेकिन जैन धर्म ये स्वतंत्र है, ये कहने में जैनों को भी शर्म आती है, इसका मुझे बड़ा दुख है। हम जैन है तो आपको हम स्वतंत्र है, हमारा धर्म स्वतंत्र है, ये कहने में शर्म आने की जरूरत क्या है। हम भले हिंदू संस्कृति फॉलो करते हैं बट धर्म अलग है, कल्चरल सिस्टम अलग है, ये दोनों को क्लब नहीं करना चाहिए। और कई लोगों का एक परसेप्शन था कि माइनॉरिटी स्टेटस लेने के बाद हम मुख्य धारा से अलग हो जाएंगे। आज 13 साल हो गए राष्ट्रीय स्तर पर जैनों ने माइनॉरिटी स्टेटस लिए, पर कौन सा हमारा कल्चरल सिस्टम चेंज हो गया? कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जो संस्कृति हमारी पहले थी वही आज भी है। कहीं हम किसी से अलग नहीं हुए, ना किसी मुख्य धारा से अलग हुए, सब यथावत है। तो ये जो लोगों का परसेप्शन था वो गलत था, ये प्रूव हो गया है 10 साल के इस एक्सपीरियंस में। और इसको अधिक प्रभावी रूप से यूज करने के लिए हमें संगठित होना जरूरी है, और उसके लिए सबसे पहला कदम हमें उठाना है कि सेंसस हमारा प्रॉपरली हो जाए। तो पारस जी ने जो बुकलेट हम सब ने लेट एवरी जैन काउंट, दिगंबर महासभा और ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन, तीनों संस्थाओं ने मिलकर जो बुकलेट बनाई है वो भी अधिक से अधिक प्रसारित हो। और एक छोटा एक बुलेट पॉइंट जैसा भी हम इसको निकालेंगे, क्योंकि 27 पेज मुझे नहीं लगता कि आधे से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे ही नहीं उसको। तो इमीडिएट एक सिंगल मैसेज में लोग पढ़ पाए ऐसा एक बुलेट पॉइंट जानकारी भी हम इसमें देंगे। और हमारे संघ लेवल पर हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका नेटवर्क यूज कर हर संघ में एक डेमो इसका देने का अगर हम सिस्टम बिठाएंगे तो एक अधिक इफेक्टिवली ये साबित होगा। क्योंकि अभी सेंसस शुरू हो चुका है, एटलीस्ट जिन राज्यों में अभी होना बाकी है उन राज्यों में तो एक्सरसाइज तुरंत शुरू की जा सकती है। तो आज की सभा में उपस्थित सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि हम आज के डिस्कशन का कंक्लूजन करते समय एक आने वाले समय की स्ट्रैटेजी भी जरूर निश्चित करें कि अब हमें मिस्टेक नहीं करनी है। जो भी हुआ अब तक मिस्टेक 2011 तक वो ठीक है, अब हम सब जागरूक हो चुके हैं और अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी का सशक्त माध्यम उपलब्ध है, इसका उपयोग करके हम इसे अच्छी तरह से सफल बनाएंगे। और जैनों की वास्तविक फिगर अगर सामने आएगी तो जितना हमारा आर्थिक लाभ बढ़ेगा उतना ही हमारा पॉलिटिकल वेटेज भी बढ़ेगा। और आज जो इश्यूज हम फेस कर रहे हैं या जहां हमें प्रॉब्लम आ रहे हैं वो प्रॉब्लम अपने आप कम होते जाएंगे, इसका मुझे विश्वास है। आप सभी को धन्यवाद। बिल्कुल ललित जी, आपने कहा हमारा समाज दानवीर है। आज देश में सबसे ज्यादा दानवीर समाज के रूप में समाज को माना जाता है, सबसे ज्यादा टैक्स पेयर जैन समाज को माना जाता है। लेकिन ये भी उतनी ही कड़वी सच है, ये उतना ही काला सच है कि समाज में आज भी ऐसा एक तबका है, ऐसा भी एक क्लास है जो इन सब सुविधा से वंचित है, जो बहुत समस्याओं से ग्रासित है। उन्हें मदद की अपेक्षा, और ये मदद हमें सरकार से मिल सकती है
सरकार ये मदद कर सकती है, बहुत बड़े पैमाने पे इसमें फंड की आवश्यकता है, सरकार ही इसकी मदद कर सकती है। लेकिन पिछली जनसंख्या में हमने जो गलतियां की थी वो गलतियां वापस नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान हमें रखना चाहिए और इसीलिए आज का यह कार्यक्रम आयोजित है। देखिए, हम पढ़े लिखे हैं, आज माना जाता है कि जैन समाज 100% पढ़ा लिखा है, मतलब मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई जैन आदमी अनपढ़ होगा, पढ़ना लिखना आता है। हम टेक्नोलॉजी से भी हमको सबको टेक्नोलॉजी से अपडेटेड है, हमारी युवा बड़े बड़े इस पर काम कर रही है। तो हमें जैन समाज को ये समस्या नहीं आनी चाहिए कि हम कोई गलती करें। आज जैन समाज की ओर लोग फॉलो करते हैं जैन समाज को, और हम कोई गलतियां करें तो ये एक गलत संदेश जाता है, जैन समाज के लिए एक गलत बात है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमारे समाज को जागरूक करें और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। देखिए, टेक्नोलॉजी की बात है, युवाओं की बात है। हमारे साथ है नयन जी जैन, जो एक युवा एक्टिविस्ट है और जिन्होंने लेट्स एवरी जैन काउंट करके एक अभियान चलाया, कुछ युवाओं ने मिलकर एक अभियान चलाया और उस अभियान के माध्यम से उन्होंने पूरे देश में जनगणना के ऊपर, स्पेशली जनगणना के ऊपर एक अलग जगाने का प्रयास किया है। जो दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा के साथ में आपने अभी देखा, जमनालाल जी अपावत जो दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके साथ हमारे साथ मिलकर उन्होंने इस अभियान को आगे बढ़ाया। आइए हम उनसे समझते हैं कि जो पहला चरण है, इस पहले चरण के जो फॉर्म अभी शुरू हो चुके हैं, 1 तारीख से जनगणना शुरू हो चुकी है, कुछ राज्यों में लगभग 7 राज्यों में 1 तारीख से शुरू हुई, 5 तारीख से गुजरात में भी शुरू हो चुकी है। इस जनगणना में फॉर्म कैसे है, हमें क्या भरना है और कैसे करना है, हम समझते हैं नयन जी जैन के साथ। धन्यवाद पारस जी। जो पूर्व वक्ता बता रहे हैं उसको देख के बहुत ही आनंद आ रहा है कि एक जागृति हमारे अंदर आई रही है। बिफोर मैं फॉर्म पे जाऊं, मैं क्विकली एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं जो आज कॉमन भ्रांतियां चल रही हैं और उसके अंदर नहीं सर, आवाज नहीं आ रही है। नयन जी आवाज नहीं आ रही है। नयन जी इधर ही बोलो। नयन जी क्लोज कीजिए, शेयर करते हुए ऑडियो का सिलेक्शन बाकी रह गया आपका, इसलिए नहीं आवाज आ रही। शायद ऑडियो नहीं आया था उसमें, मैं देख लूंगा। पारस जी, जो आप कह रहे थे, वे क्विकली हम लोग वॉक थ्रू करते हैं थ्रू द एंटायर फॉर्म जो हमने देखा है। ये फॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पर है, sc.census.gov.in, जो अभी सुनील जी ने कहा था। हम जाएंगे, अपनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी चूज करेंगे एंड देन उसके बाद हम क्विकली, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कर्नाटक के लिए भरा, राइट, तो फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के इमीडिएटली बाद अपना मोबाइल नंबर देंगे, ओटीपी आएगा। ओटीपी के बाद आपके पास जो एक सबसे मुख्य पहलू है जहां पर आप अपना घर सेलेक्ट करते हैं, अपनी लोकेशन बतानी होती है इसको कि हमारा मकान कहाँ पर है। तो अभी जैसे ये सिर्फ कर्नाटक के बाहर का चुनेंगे तो मना कर देगा, फिर कर्नाटक में भी इन्यूमरेशन इनेबल्ड है। और उसके बाद आप यहाँ पर अपना एड्रेस दीजिए, कर्नाटक, बेलगांव, पिन कोड, तो ये आपको पिन पॉइंट करके वहां पर आपका घर एड्रेस फिक्स करने के लिए बता देगा, ठीक, जहाँ पर आप पुनः कर सकते हैं। फिर एक एक करके क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे जो सुनील जी कह रहे थे, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमारा घर किस सामग्री से बना हुआ है, किस तरह की सामग्री प्रयुक्त हुई है, क्या ऑप्शंस हैं इसमें। तो ये वीडियोस ऑलरेडी हमने अवेयरनेस के लिए इनेबल किए हुए हैं और आगे भी ये जागृत रहेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेंगे, जैसे इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या। तो जो लोग रेगुलरली वहां पर रह रहे हैं उनको हमें यहाँ बताना है, परिवार के मुखिया का नाम, परिवार के मुखिया का लिंग। और एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सुनील जी भी कह रहे थे कि जो मुखिया के जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य, तो यहाँ पर चीज बहुत सिंपल है। जो ऊपर लिखा हुआ है ना, अनुसूचित जाति सिर्फ हिंदू, सिख और बुद्ध धर्म में हो सकती है, अन्य किसी धर्म में नहीं। और अनुसूचित जनजाति जो है वो किसी भी धर्म के लोग हो सकते हैं। तो जैन लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स में तो आ सकते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट में नहीं आ सकते हैं।
तो अन्य सभी को अन्य लिखना है यहाँ पर। ये जो फॉर्म में आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट में बता रहा है ये कि अनुसूचित जाति जैन में नहीं होती है और अनुसूचित जनजाति और अन्य किसी भी धर्म में हो सकते हैं, तो हम दोनों अन्य में लेंगे। फिर कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी मकान किराए का है, किसी और का है, अन्य है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी इसमें आएगी। इसी तरह अगर हम देखेंगे तो फॉर्म में आपने स्वामित्व बता दिया, योग बता दिया, परिवार में दंपतियों की संख्या, कमरों की संख्या। आप आगे बढ़ेंगे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो नल किस तरह का है, प्रकाश का स्रोत क्या है, शौचालय के प्रकार क्या है। तो ये सारे क्वेश्चंस टिपिकली वो है जो घर के बारे में पूछे जा रहे हैं आपसे, कि घर में हमें किस तरह से हम रहते हैं, क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, खाना बनाने का मुख्य ईंधन क्या है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सारे क्वेश्चंस के बाद इंटरनेट की सुविधा है, लैपटॉप की सुविधा है, परिवार के द्वारा कौन सा अनाज लिया जाता है। इसके बाद जो पूछा गया है वो है मोबाइल नंबर। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मोबाइल नंबर आपको स्टोर करके रखना है, इसी पे आपकी जनगणना से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आएगी, राइट। आप ड्राफ्ट के रूप में सेव कर सकते हैं, फिर से एडिट कर सकते हैं ओटीपी डाल के, ये भी हमने करके दिखाया है यहाँ पे। और फाइनली जब एक बार आप सबमिट कर देंगे तो आप उसको दोबारा सबमिट नहीं कर पाएंगे। एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया तो आपको इस तरह की एक आईडी है, जिसे मैंने वापस ओपन किया, दोबारा ओपन किया सेव करने के बाद, तो इस तरह से आप उसको ओपन कर सकते हैं। एक बार आपने सेव कर दिया तो आपको इस तरह से आपकी स्वगणना आईडी आ जाएगी, जो आपके फोन नंबर पे और ईमेल पे भी दे दी जाएगी। फिर भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। जब जनगणना अधिकारी आपके यहाँ आ रहा है, आपको सिर्फ अपनी यही आईडी उनको बतानी है। वो आईडी अपने लैपटॉप पे या जो भी टैबलेट होगी उस पर डालेंगे। डालने के बाद उसको देखेंगे, वैलिडेट करके वो जैसे ही ओके करेंगे, आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वापस उनके डॉक्यूमेंट सेटअप में चली जाएगी। आपको बहुत अधिक क्वेश्चंस और आंसर्स उनको नहीं बताने हैं। इतना सिंपल कर दिया सरकार ने हमको। तो अब हमें ये इंश्योर करना है कि इस चीज का हम भरपूर उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो जब टेक्नोलॉजी का हमें भरपूर उपयोग करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे अभी गांधी जी कह रहे थे ना कि हमारे यहाँ ये भ्रांति है कि जैन परिवार बड़े हुए होते हैं सारे, पर टेक्नोलॉजी अवेयर नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। अगर हम देखें कि जो सिचुएशन है हमारी, उस सिचुएशन में हम साक्षर भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, किंतु टेक्नोलॉजी अवेयर हमें करना पड़ेगा। तो ये दायित्व आता है स्पेसिफिकली वॉलंटियर्स पर, युवा वर्ग पर, कि जो लोग टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड नहीं है उन्हें टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर पाए, राइट, उनको बता पाए। इसके लिए हमने एक स्कीम बनाई है जहां पर हम वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और ऑफलाइन ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। मान लीजिए आप उदयपुर में चाहते हैं कि हम सभी मंदिरों के लिए एक वॉलंटियर ग्रुप बनाना चाहते हैं, आप हमें बंदा भेज दीजिए, तो हमारा वॉलंटियर आएगा, वो आपके बंदों को ट्रेनिंग भी कर देगा, ताकि अगले 15 दिन जब आपके जनगणना हो रही है, स्वजनगणना हो रही है, तो वो वहां पर अच्छे से लोगों को हेल्प कर पाए। इनफैक्ट स्वगणना का सबसे अच्छा फायदा यह है कि बेटा मुंबई में रहता है, पापा यूपी में है, तो बेटा वहां बैठ के भी यूपी का भर सकता है, राइट। तो आज हमें अपने आप को थोड़ा सा, जैसे कोविड ने अचानक से क्या किया, कोविड ने सबको टेक अवेयर बना दिया। छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग सब कुछ मीट पे होने लगा, जूम पे होने लगा। उसी तरह से उस चीज को हमें यूज करना है और हमें इंश्योर करना है कि चाहे बड़े हो, बुजुर्ग हो, टेक्नोलॉजी इक्विप्ड हो, ना इक्विप्ड हो, वो सारा डेटा अपने आप भरे। अपने आप भरे से मतलब या तो वो भरे या हमारे वॉलंटियर्स भरे या हमारे ट्रेनिंग कैंप से भराया जाए। ये अगर हमने कर दिया तो जो गांधी जी कह रहे थे कि हमारी काउंट इतनी बड़ी है, तो हम उस काउंट को अचीव कर पाएंगे। अगर हम दूसरे पर निर्भर रहेंगे तो फिर हमारा वो होना बहुत मुश्किल है, राइट। एक 2 मिनट और लूंगा मैं आपके, एक वीडियो जो था, एक बार क्विकली वीडियो दिखा देता हूं आपको और 2 मुख्य बिंदु बता देता हूं आपको, उसके बाद हम पारस भैया के पास चलते हैं। भरत, सेंसस की तैयारी हो गई? आवाज आ रही है? सेंसस के बारे में सब जानता हूँ। चलो देखते फेज हैं। 1 में हमें फॉर्म में जैन लिखवाना है। नहीं, फेज 1 सिर्फ घर की जानकारी है, धर्म फेज 2 में आता है। कर्मचारी आएगा तो भर देगा, खुद क्यों करे झंझट। खुद भरोगे तो गलती नहीं होगी। इस बार सेल्फ इन्यूमरेशन करें, आपकी जानकारी आपके हाथ। किराए के घर में रहते हैं, हमें नहीं भरना। गलत, जहाँ रहते हो वहीं दर्ज होना है, घर अपना हो या किराए का। फेज 1 छोड़ो, सीधे फेज 2 में भर देंगे। फेज 1 छूटा तो फेज 2 में हो सकता है कोई आए ही नहीं। गलत फहमी हटाओ, सही जानकारी फैलाओ। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। लेट एवरी जैन काउंट, हर जैन की सही गिनती।
तो ये 4 बिल्कुल नयन जी। जी पारस के पास एक सेकंड, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। हाँ माफी चाहूंगा। जी पारस जी, बस इस मिस कॉल से अगर आप नंबर पे मिस कॉल करते हैं तो आप पूरे इकोसिस्टम से जुड़ जाते हैं। आपके पास व्हाट्सएप आएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे और सारी इंफॉर्मेशन हमारे इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, व्हाट्सएप कॉल मिलेगी, मिस्ड कॉल मिलेगा, एआई बॉट रहेगा जिससे आप अपने सारे क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं। ओवर टू यू पारस जी। आपने बिल्कुल सही बताया। सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन सोशल मीडिया पे चल रहा है जाति को लेकर, ऐसा कोई सवाल इन 33 प्रश्नों में नहीं है। सिर्फ एक सवाल है जहाँ पे एसटी और अन्य लिखना है। हमारी कोई भी जाति एससी में नहीं आती। एसटी में एक आधी कोई जाति सराक जैसी आती होगी तो आती है, बाकी लगभग 99% जैन अन्य में आते हैं। इसलिए आप बेझिझक अन्य जाति पर दबाएं। अगर सराक जाति है या और कोई एसटी में आने वाली है, किसी राज्य में स्पेशल आती होगी तो वहीं पर आपको एसटी लिखना है। एससी में तो कोई जाति हमारी दिगंबर जैन समाज की आती नहीं है, लेकिन बाकी सभी जगह आपको अन्य दबाना है, ये ध्यान रखें। आइए चलते हैं हम सीधे। प्रदीप जी जैन हमारे साथ में है, रायपुर से दैनिक विश्व परिवार वाले प्रधान संपादक। मैं प्रदीप जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात 2 मिनट में रखे। समय बहुत माफी चाहूंगा, लेकिन 5 बजे तक लाइव है, तो कृपया प्रदीप जी जैन रायपुर। माइक अनम्यूट करें। प्रदीप जी फोन अनम्यूट करें आपका। प्रदीप जी फोन अनम्यूट करें आपका। जय जिनेंद्र। बोलिए प्रदीप जी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। भारतवर्ष में सदैव ही जैन समाज की जनगणना के लिए मुद्दे उठते रहे हैं और जैन समाज की जनगणना के मुद्दे उठते रहे हैं और कभी भी सही जनगणना हम लोगों को प्राप्त नहीं हुई है। भारत सरकार की तरफ से यह एक विशेष अवसर आया है कि डिजिटल जनगणना की जा रही है, तो प्रत्येक जैनी के लिए यह सुनहरा अवसर है कि हम अपने जैनों की जनगणना को पूरी जागरूकता के साथ दर्ज कराएं। महानुभाव, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैनों में बहुत सारे संप्रदाय हैं और वह सभी अपने अपने संप्रदाय का नाम उल्लेख करके मूलतः जैन की जो आवश्यकता है उससे विमुख हो जाते हैं और यही कारण है कि हम अपने जैनों का पूरी संख्या को उल्लेख नहीं कर पाते हैं। इसकी तकनीकी जानकारी हमें हमारे सुनील जी एवं अन्य महत्वपूर्ण लोगों द्वारा दी गई है। मैं इस अवसर पर तो अपील करना चाहता हूं कि जैनों में जो मुख्य जाति है उसके अलावा लाखों लोग ऐसे हैं जो कि जैन हैं और वो उनको अपना एहसास ही नहीं है कि वो जैन हैं। उदाहरण के लिए सराक बंधु हैं। कर्नाटक में लाखों की तादाद में ऐसे जैन लोग हैं कि वो जैन लिखते ही नहीं। एक गांव में 300-300 जैन मंदिर वहां पर हैं कर्नाटक में, ऐसा मुझे सच्चा प्रमाण है। मैं इस विशेष अभियान के लिए भारत वर्ष के समस्त जैन संगठनों, महासभा, महासमिति, ग्लोबल महासभा और तमाम संगठन हैं, उन सभी संगठनों से ये अपील करना चाहूंगा कि वो इस अभियान में जागरूकता तो लाएं ही लाएं, साथ ही साथ जो जैन हैं और जैन नहीं बता पा रहे हैं उन लोगों को सामने ला करके हम जैन प्रस्तुत करें ताकि हम अपने जैन बंधुओं की सही संख्या का आकलन कर सकें और उन्हें अल्पसंख्यकों की सुविधा, साथ ही साथ राजनीतिक संरक्षण, राजनीतिक बढ़ावा उन्हें मिल सके। इन भावनाओं के साथ इस अभियान का मैं स्वागत करता हूं और पारस चैनल के माध्यम से जो ये अभियान चलाया गया है उसके लिए मैं सभी के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।